नमस्कार दोस्तों, ओशियन सिविल सर्विस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि भारत के भू आकृतिक प्रदेश। तो इसमें दिया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप की वर्तमान भू वैज्ञानिक संरचना एवं इसके क्रियाशील भू आकृति प्रक्रम मुख्यतः अंतर्जनित व बहिर्जनित बलों तथा प्लेट के क्षैतिज संचरण की अंतर क्रिया के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आए हैं। भूवैज्ञानिक संरचना व शैल समूह की भिन्नता के आधार पर भारत को 3 भूवैज्ञानिक खंडों में विभाजित किया जाता है। यह विभाजन जो है भौतिक लक्षणों पर आधारित है, जैसे जो है प्रायद्वीपीय खंड जो दक्षिण का भाग है। इसके बाद हिमालय और अन्य अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वतमालाएं, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। आगे दिए गए भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 11% जो है भूभाग पर्वतीय है, 18% जो है पहाड़ी है, 20% भाग जो है पठारी और शेष 43% भूभाग जो है मैदानी है। आगे दिया गया भू आकृति। इसमें दिया गया किसी स्थान की भू आकृति उसकी संरचना, प्रक्रिया और विकास की अवस्था का परिणाम है। भारत को कुल 6 भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया है। पहला इसमें उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह। आगे दिए गए कि हिमालय पर्वत का निर्माण कैसे हुआ, तो यूरेशियाई प्लेट यानी कि अंगारा लैंड और भारतीय प्लेट के टकराने से, यानी कि जो भारतीय प्लेट थी वो गोंडवाना लैंड का ही तो भाग थी, तो उस दोनों के टकराने से जो है हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार हिमालय उत्पत्ति का कारण क्या माना जाता है, तो टेथिस सागर में जमे मलबों में दबाव या टेथिस सागर के अवसादों में वलन पड़ना। हिमालय का निर्माण किस काल में हुआ था, टर्शीरी काल में। अभी हम लोग ऊपर देखे हैं। आगे है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो इसमें है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन। तो इसका जो विभाजन किया गया, प्रादेशिक भाग दिए गया, लंबाई दी गई, उसका विस्तार दिया गया। प्रादेशिक भाग में पंजाब हिमालय, लंबाई जो 560 किलोमीटर, विस्तार जो है सिंधु एवं सतलज नदी के मध्य है। इसके बाद है कुमाऊं हिमालय 320 किलोमीटर, सतलज एवं काली नदी के मध्य है। इसके बाद नेपाल हिमालय, इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है 800 किलोमीटर, काली एवं तीस्ता नदी के मध्य। इसके बाद है असम हिमालय, तो इसका लंबाई जो है 750 किलोमीटर, तीस्ता, दिहांग एवं ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। कुमायूं हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, नंदा देवी। गंगोत्री हिमनद किस हिमालय में स्थित है, तो कुमायूं हिमालय में है, जहां से गंगा की उत्पत्ति होती है। गंगा क्या भागीरथी नदी के रूप में उसकी उत्पत्ति होती है, बाद में उसमें कई नदियां मिलती है, तब जो है गंगा नदी का स्वरूप बनता है। आगे दिए गए कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, कुमायूं हिमालय में। हिमालय का सर्वाधिक ऊंचा भाग विद्यमान है नेपाल हिमालय में। पश्चिमी भाग की अपेक्षा हिमालय के पूर्वी भाग की ऊंचाई में जैव विविधता पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। कहाँ, पूर्वी भाग में। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है, हिमालय है। इसका जो सबसे ऊंची चोटी है एवरेस्ट है। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन की संकल्पना किसने दी थी, सिडनी बुराड ने। हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश भाग किस मानसून से प्राप्त करता है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। हिमालय से निकलने वाली सभी नदियां हैं सतत वाहिनी। हिमालय पर्वत श्रेणी संबंधित तथ्य इसमें दिया गया। मुख्य हिमालय की परतदार चट्टानें जो है जीवाश्म युक्त हैं। लघु हिमालय की परतदार चट्टानों में समुद्री जीव जंतु के जीवाश्म मिलते हैं। वह हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। हिमालय पर्वत नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है। हिमालय का वर्तमान स्वरूप जो है हिमानी तथा प्रवाहित जल के कार्यों द्वारा निर्मित हुआ है। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता है, तो इसका जो प्रभाव है कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है या होता। सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविकसित जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। आगे है ट्रांस हिमालय। तो तिब्बती हिमालय किसे कहा जाता है, तो ट्रांस हिमालय को। ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कौन सी पर्वत श्रेणियां सम्मिलित हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डविन ऑस्टिन, जिसको केटू भी कहते हैं। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है पश्चिमी हिमालय का। तो पश्चिमी हिमालय में जो है काराकोरम श्रेणी है, लद्दाख श्रेणी है, जास्कर श्रेणी है, और जास्कर श्रेणी के ही जो पूर्व में है कैलाश श्रेणी भी है, यहीं पर है। तो
तो आगे दिया गया है कि विश्व की सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली चोटी राकापोसी कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में। ट्रांस हिमालय में स्थित किस पर्वत श्रेणी को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है? तो काराकोरम श्रेणी कहा जाता है। काराकोरम श्रेणी का पश्चिमी विस्तार कहाँ तक है? पामीर घाट तक। काराकोरम श्रेणी का पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? कैलाश श्रेणी तक। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? तो इंडस सांगोपो सचर जोन के द्वारा, जो कि इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं ITSZ द्वारा। ट्रांस हिमालय के किन श्रेणियों के मध्य से होकर सिंधु नदी बहती है? तो जास्कर एवं लद्दाख के बीच। अक्साई चीन किस श्रेणी में अवस्थित है? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? राकापोसी है। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंगा पर्वत है। भारत की सबसे गहरी गाज कहाँ स्थित है? बुंजी है। ये लद्दाख श्रेणी में है। इसकी जो गहराई है 5200 मीटर। काराकोरम श्रेणी को किस उपनाम से जाना जाता है? कृष्णगिरी पर्वत से। पामीर की गांठ कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय तिब्बत में। इसके बाद है बृहद या महान हिमालय। इसमें है कि बर्फीला हिमालय अथवा हिमाद्री किस हिमालय को कहा जाता है? महान हिमालय को। महान हिमालय का विस्तार कहाँ तक है? सिंधु नदी से नामचा बरवा पर्वत तक। महान हिमालय लघु हिमालय से किस संरचना द्वारा अलग होता है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट या सागर माथा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? महान हिमालय में। महान हिमालय के वलय की आकृति कैसे है? असममित है। बृहद हिमालय का पर्वतीय ढाल उत्तर में मंद तथा दक्षिण में तीव्र होने का प्रमुख कारण क्या है? तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट द्वारा लगने वाला अभिसारी बल। बृहद हिमालय काटकर बहने वाली पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी है? तो सिंधु है, ब्रह्मपुत्र एवं अलकनंदा है। आगे दिए गए कि हिमालय में पाई जाने वाली प्रमुख चोटियां। इसमें चोटी दी गई, ऊंचाई दी गई, उसकी अवस्थिति दी गई है। तो चोटी में माउंट एवरेस्ट ऊंचाई इसकी है 8848.86 जो है मीटर। अवस्थिति नेपाल में है। इसके बाद गार्डविन ऑस्ट्रेलिया यानी केटू 8611 भारत जो कि पीओके में है। कंचनजंगा 8598 भारत नेपाल में है। मकालू 8481 नेपाल में है। धौलागिरी 8172 नेपाल में है। नंगा पर्वत 8126 मीटर भारत में है। अन्नपूर्णा 8078 मीटर नेपाल में है। नंदा देवी 7817 मीटर भारत में है। नामचा बरवा 7756 तिब्बत में है। केदारनाथ 6945 भारत में है। आगे दिए कि एवरेस्ट जो है, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा कंचनजंगा चोटियों में से सबसे पूर्व में स्थित चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है। इनमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो बृहद हिमालय श्रेणी है। आगे दिए गए हैं कि लघु या मध्य हिमालय। तो महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? लघु या मध्य हिमालय। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? पीर पंजाल। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो लघु हिमालय। अटल टनल 9.02 किलोमीटर किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? पूर्वी पीर पंजाल श्रृंखला में। कश्मीर घाटी में हिमोड निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? करेवा। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो महाभारत श्रेणी या हिमाचल श्रेणी। लघु हिमालय कहाँ स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो बृहद हिमालय व पीर पंजाल के मध्य। लघु हिमालय का पश्चिम से पूर्व श्रेणियों में विभाजन। तो श्रेणी दी गई, अवस्थिति दी गई है। तो पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर में है। धौलाधर श्रेणी हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी श्रेणी उत्तराखंड में है। महाभारत श्रेणी नेपाल में है। आगे दिया गया पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? धौलाधार। पीर पंजाल एवं बनियाल दला किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? पीर पंजाल में स्थित है। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? धौलाधर श्रेणी पर। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमशः किन नामों से जाना जाता है? तो कश्मीर में मर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन स्थल जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहाँ स्थित है? तो लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य है।
मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 3700 से 4500 मीटर। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच में। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियां कहाँ स्थित है? तो बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश यानी कि एमबीटी किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से। इसके बाद है शिवालिक या वाह हिमालय। इसमें है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी सबसे दक्षिण को क्या कहा जाता है? शिवालिक कहा जाता है। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? शिवालिक श्रेणी है। हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपर्दन है? तो शिवालिक उपांत में। शिवालिक श्रेणियों में की औसत ऊंचाई कितनी है? तो 900 से लेकर 1200 मीटर तक है। शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? तो अवसादों का निक्षेपण तथा उनमें वलन पड़ना। शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहान तक। शिवालिक के निचले भाग को क्या कहते हैं? तराई। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? तो हिमालय फ्रंटल फाल्ट यानी कि HFF। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबोद घाटी किस नाम से जाना जाता है? दूनवा द्वार के नाम से। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत दरार, तो उत्तर से इसका जो दक्षिण में क्रम दिया गया है, तो सबसे उत्तर में है सिंधु सांगपो सचर जोन है यानी कि ITSZ है। इसके बाद है दक्षिण तिब्बती बिलगन प्रणाली यानी कि साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम STDS। इसके बाद है मुख्य केंद्रीय दरार या छेप यानी कि मेन सेंट्रल थ्रस्ट। उसके बाद है मुख्य परिसीमा दरार या छेप मेन बाउंड्री थ्रस्ट MBT। मुख्य सीमांत दरार या छेप मेन फ्रंटल थ्रस्ट MFT। इसके बाद है उत्तर पूर्वी हिमालय। इसमें है कि हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण कौन नदी करती है? ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासित जनजातियां किस प्रकार की खेती करती है? झूम या स्थानांतरित कृषि। मिकिर पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? असम में। आगे मानचित्र दिया गया है, पूर्वी हिमालय का ये मानचित्र है। इसमें जो है बहुत सारी छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, आगे हम लोग देखेंगे तो इसमें दिया भी है गए। जैसे अरुणाचल प्रदेश में है डाफला श्रेणी है, बोमडिला है, इसका मेघालय की है, गारो खासी जयंतियाँ हैं। इसके बाद है पटकाई बूम है, नागालैंड में मणिपुर में है, नागालैंड में जो है नागा श्रेणी है, मिजोरम जो है मिजो श्रेणी दी गई है। आगे दिए गए उत्तर पूर्वी हिमालय की प्रमुख श्रेणियाँ, इसमें है श्रेणी दिया गया है, अवस्थिति दी गई है। तो डफला पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, अबोर पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, बिस्मी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, पटकाई बूम अरुणाचल प्रदेश में। तो पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है, याद रखिए आप लोग। नागा पहाड़ी नागालैंड में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मिजो पहाड़ी मिजोरम में, त्रिपुरा पहाड़ी त्रिपुरा में है, बरेल शेर जो है असम नागालैंड प्लस मणिपुर में है, मिकिर पहाड़ी असम में है, गारो पहाड़ी मेघालय में है, खासी पहाड़ी मेघालय में है, जयंती पहाड़ी मेघालय में है। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में होता है कम होता है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन है 76.64 किलोमीटर। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में है। हिमालय में स्थित हिमनद दिया गया है, तो हिमनद दिया गया, उसकी लंबाई किलोमीटर दी गई, अवस्थिति दी गई है। तो हिमनद में रिमो किलोमीटर जो है 40 है, इसका कहाँ है? काराकोरम में है। पुनमाह 27 किलोमीटर काराकोरम में, सियाचिन 76 किलोमीटर काराकोरम में, ससाइनी 17.85 किलोमीटर काराकोरम में, हिस्पर 61 किलोमीटर काराकोरम में, बियापो 62 किलोमीटर काराकोरम में, बाल्टोरो 58 किलोमीटर काराकोरम में, चोंगो लुंगमा 50 किलोमीटर काराकोरम में, खुर्दोपिन 41 किलोमीटर काराकोरम में, बातुरा 58 किलोमीटर काराकोरम में, रूपल 16 किलोमीटर बृहद हिमालय पीओके में, जेमू 26 किलोमीटर कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम में, सोनापानी 11 किलोमीटर कश्मीर में है, गंगोत्री 30 किलोमीटर कुमाऊं उत्तराखंड में है, मिलाम 19 किलोमीटर कुमाऊं उत्तराखंड में,
चोराबाड़ी 7 किलोमीटर उत्तराखंड में, बारह सिगरी 27.7 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में, छोटा सिगरी 9 किलोमीटर हिमाचल प्रदेश में। आगे दिए गए प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ, तो इसमें जो है पहली जो श्रेणी है अरावली पर्वत श्रेणी। इसमें दिए गए अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई है, तो प्री कैम्ब्रियन काल में। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली है। अरावली श्रेणियाँ मुख्यतः किस राज्य में है, राजस्थान में है। कौन सी पर्वत श्रेणी रेजिड्यूअल यानी कि अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का विस्तार लगभग कितना है, तो 800 किलोमीटर, दिल्ली रिज से गुजरात के पालनपुर तक। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है 1722 मीटर। जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर किस पहाड़ी में स्थित है, आबू पहाड़ी में, जो कि अरावली में ही है। कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो अरावली का है। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है, माउंट आबू पहाड़ी पर। अरावली के पूर्वी भाग में कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। यहाँ आगे मानचित्र दिया गया है भारत में है जो है उच्चावत दिया गया है, यानी इसमें पर्वत दिए गए हैं, पहाड़ी दी गई हैं, नदियाँ दी गई हैं। तो हम लोग देख लेते हैं इसमें जो है सबसे उत्तर में पामीर घाट है, कुनलुन श्रेणी है, हिंदुकुश है, काराकोरम है, लद्दाख श्रेणी है, जास्का श्रेणी है, कैलाश श्रेणी है। इसके बाद है शिवालिक श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी और जो है कि इसमें महान हिमालय में जो छोटी छोटी इसके भाग हैं, अन्नपूर्णा पर्वत है, मकालू पर्वत है, एवरेस्ट पर्वत है, कंचनजंगा है। इसके बाद जो इसका पूर्वी विस्तार है, पूर्वी विस्तार में आप लोग इसमें देखेंगे इसका पटकाई बूम है, नागा श्रेणी है, मिजो श्रेणी है। इसके बाद इसी पार्ट जो है गारो खासी जयंतियाँ हैं। इसके बाद जो अभी हम लोग देख रहे थे अरावली श्रेणी दी गई है इसमें, तो अरावली श्रेणी से के पास से जो निकलती है चंबल नदी निकलती है, इसके पूर्व में सिंध नदी है, और इसके पूर्व में जो पठार है मालवा का पठार है। इसके दक्षिण में जो श्रेणी है बिंद श्रेणी है। इसके बाद जो दक्षिण में है सतपुड़ा श्रेणी है। और आगे दिए गया है यहाँ पर इसके जो अरावली श्रेणी के पश्चिम भाग से जो निकलती है नदी लूनी नदी, जो कि कच्छ के रण में ही विलुप्त हो जाती है। आगे हम लोग इसको देखेंगे, ये जो छोटे छोटे पठार दिए गए, पर्वत दिए गए हैं और दक्षिण भाग नदियाँ दी गई है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। आप लोग इसको देख लीजिएगा मानचित्र को। इसके बाद है विंध्य श्रेणी। तो इसमें है कि विंध्य श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है, गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। विंध्य श्रेणी की समान ऊंचाई लगभग कितनी है, 450 से 600 मीटर। विंध्यन पर्वत महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है, तो विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोड़दार पर्वत श्रेणी है। विंध्य पर्वत को गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। विंध्य श्रेणी जो है मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों का समूह है, विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर की पहाड़ी। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है, तो टोंस एवं सोन नदियों के मध्य है। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्धारण करती है, तो विंध्य श्रेणी। विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं, तो विंध्य श्रेणी में। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीप भारत की मुख्य जल विभाजक है, विंध्य श्रेणी। आगे दिया गया है सतपुड़ा श्रेणी। तो इसमें है कि संरचनात्मक दृष्टि से सतपुड़ा श्रेणी का विभाजन किया गया। तो इसमें है सबसे पश्चिम में है राजपीपला पहाड़ियाँ, उसके बाद जो मध्य में है महादेव पहाड़ियाँ और पूर्वी भाग में मैकाल श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कहाँ तक, रतनपुर से लेकर अमरकंटक तक। सतपुड़ा श्रेणी की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, 770 मीटर। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो सतपुड़ा श्रेणी। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ 1350 मीटर। धूपगढ़ चोटी कहाँ अवस्थित है, महादेव पर्वत पर। पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर कहाँ स्थित है, महादेव पहाड़ी पर। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अमरकंटक 1065 मीटर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो बड़वानी पहाड़ियाँ, महादेव श्रेणी, मैकाल श्रेणी। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम है, तो सतपुड़ा श्रेणी है, महादेव है, मैकाल है, छोटा नागपुर है।
सतपुड़ा श्रेणी महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। इसमें है कि सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ, आगे इसमें देखेंगे कि नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डामो तथा पालनी पहाड़ी कहाँ स्थित है, तो केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर। कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है, तो नीलगिरी पहाड़ी। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, नीलगिरी पहाड़ी पर। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, दोदा बेट्टा 2637 मीटर। नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माकुमी 2554 मीटर है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अन्नाईमुदी 2695 मीटर। अन्नाईमुदी चोटी किस पर्वतमाला का भाग है, तो अन्नामलाई पर्वत का। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ स्थित है, तो पालनी पहाड़ियों में। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, का मंदिर कहाँ स्थित है, तिरुमल्ला पहाड़ी पर। चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है, तो मलयगिरी पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में स्थित हो, इलायची कारडामा पर्वत। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ी कौन सी है, कारडामा पहाड़ियाँ। आगे दिए गए कि दक्षिण भारत के प्रमुख पर्वत नाम दिए गए, अवस्थिति दी गई है। तो इसमें है कारडामा पर्वत जो है केरल तमिलनाडु की सीमा पर है। सेवाराय पर्वत तमिलनाडु में है। पालनी पर्वत तमिलनाडु में है। जवादी पर्वत तमिलनाडु में है। पालकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। नल्लामलाई पर्वत आंध्र प्रदेश तेलंगाना में है। नीलगिरी पर्वत केरल तमिलनाडु की सीमा पर है। अन्नामलाई पर्वत केरल तमिलनाडु की सीमा पर। इसके बाद है पश्चिमी घाट पर्वत। इसमें है कि पश्चिमी घाट पर्वत की लंबाई कितनी है, 1600 किलोमीटर। पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ताप्ती नदी घाटी से कन्याकुमारी तक। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, पश्चिमी घाट को। उत्तरी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कलसुबाई 1646 मीटर। उत्तरी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, महाबालेश्वर 1438 मीटर। उत्तरी एवं दक्षिणी सह्याद्री की विभाजक रेखा कौन सी है, तो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आगे दिए एक पश्चिमी घाट पर्वत, इसमें उत्तरी और दक्षिणी दो पार्ट है इसके। आगे दिए गए हैं कि दक्षिणी सह्याद्री का निर्माण मुख्य रूप से किस चट्टान से हुआ, तो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, कुद्रेमुख 1892, जबकि उत्तरी सह्याद्री का जो सबसे ऊंचा शिखर कालसुबाई था 1646 मीटर था। आगे दिया है कि दक्षिणी सह्याद्री का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, पुष्पगिरी 1714 मीटर। महाबालेश्वर तथा हरिश्चंद्र किस पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियां हैं, पश्चिमी घाट की। पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल कैसा है, तीव्र एवं खड़ा है। पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल कैसा है, मंद एवं सीढ़ीनुमा है। पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का जो क्रम है कि नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, इलायची या काडाम पहाड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट को जोड़ने वाली पहाड़ी कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। पश्चिमी घाट पर्वत हंसोद ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जिसका निर्माण अरब सागर में अवसंवलन के कारण हुआ है। पश्चिमी घाट की नदियां अपने मुहाने पर ज्वार नदों अथवा एस्चुरी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी को सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता की श्रेणी में रखा जाता है। यूनेस्को ने वर्ष 2012 में पश्चिमी घाट पर्वतीय क्षेत्र को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। किसी स्थलीय भाग के दोनों ओर के स्थल खंडों के नीचे धंस जाने से मध्य का भाग जो पर्वत की तरह ऊंचा उठा रह जाता है, उसे वो क्या कहलाता है, तो ब्लॉक पर्वत कहलाता है, जिसको भ्रंशोद पर्वत कहते हैं। इसके बाद है पूर्वी घाट पर्वत। इसमें है कि पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार कहाँ तक, उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक। पूर्वी घाट पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो जिंदागड़ा विशाखापत्तनम में 1690 मीटर। पूर्वी घाट पर्वत का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी 1501 मीटर। पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई पश्चिमी घाट की अपेक्षा लगभग कितने मीटर कम है, तो 1100 मीटर। पूर्वी घाट के मध्य भाग में स्थित पूर्वी तथा पश्चिमी पहाड़ियों को क्रमशः
किन श्रेणियों के नाम से जाना जाता है? तो बेलीकुंडा श्रेणी एवं पालकुंडा श्रेणी। पूर्वी घाट में शिखरों की आकृति कैसे है? कटीली है। पूर्वी घाट के प्रमुख पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम दिया गया है। तो इसमें जो सबसे उत्तर में है नल्लामलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, बेलीकुंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, पालकुंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, नगारी पहाड़ी आंध्र प्रदेश में है, जवादी पहाड़ी तमिलनाडु में है, सेवराय पहाड़ी तमिलनाडु में है, पंचमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है, सिरुमलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है। इसके बाद है भारत के तटीय मैदान। इसमें कि भारतीय तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी एवं समुद्र तट के मध्य में है। तटीय मैदान के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है? तो सागरी तरंगों द्वारा अपरदन एवं निक्षेपण तथा पठारी नदियों के अवसाद के जमाव से। तटीय मैदान दिए गए हैं को पश्चिमी, इसको दो भाग में गया है, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदान। आगे दिए गए है कि पश्चिमी तटीय मैदान। तो पश्चिमी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? सूरत से लेकर कन्याकुमारी तक। पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? तो पश्चिमी तटीय मैदान। भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कोकड़ तट। इसके बाद है पश्चिमी तटीय मैदान था विस्तार। तो मैदान दिया गया, तट दिया गया, विस्तार दिया गया। तो गुजरात का तट जो है, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र है, इसका विस्तार। कोंकण का तट महाराष्ट्र दमन से गोवा के मध्य, कन्नड़ का तट गोवा से मंगलुरु के मध्य, मालाबार तट मंगलुरु एवं कन्याकुमारी के मध्य। गुजरात के मैदान तट को कच्छ या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहा जाता है। आगे दिए कि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान किस राज्य में सर्वाधिक चौड़ा है? तो गुजरात में है। कोंकण के तटीय मैदान पर कौन से वन अधिक पाए जाते हैं? साल तथा सागवान के वन। कहाँ? कोंकण में। कयाल या लैगून किस तटीय मैदान में पाए जाते हैं? मालाबार के तटीय मैदान में। कन्नड़ के तटीय मैदान में मुख्य कृषि कौन कौन सी है? तो सुपारी है, नारियल है तथा गरम मसाला है। पश्चिमी तटीय मैदान उदाहरण है तो जलमग्न तटीय मैदानों के। इसके बाद दिए गए पश्चिमी तट पर अवस्थित प्रमुख नगर। एक तरफ नगर दिए गए, फिर राज्य दिए गए हैं। नगर में है जंजीरा महाराष्ट्र में है, सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है, कन्नूर केरल में है, नागरकोइल तमिलनाडु में है, उडुपी कर्नाटक में है। इसके बाद है पूर्वी तटीय मैदान। तो इसमें है कि पूर्वी घाट तथा बंगाल की खाड़ी के तट के बीच निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है? पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार कहाँ तक है? स्वर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक। आगे दिए गए कि पूर्वी तटीय मैदान था उनके विस्तार। इसमें है कि तट मैदान दिए गए, विस्तार दिए गए। तो उत्तरकल तट जो है स्वर्ण रेखा नदी से महानदी के मध्य, उत्तरी सरकार तट महानदी से कृष्णा नदी के मध्य, कोरोमंडल तट तो कृष्णा नदी से कन्याकुमारी के मध्य। आगे दिए गया है कि कृष्णा डेल्टा एवं केप कोमोरिन के मध्य कौन सा तट स्थित है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु के किस तटीय शहर को केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है? तो कन्याकुमारी को। तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? कोरोमंडल तट। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल तट। पूर्वी तटीय मैदान के में किस प्रकार की मिट्टी की प्रधानता है? चिकनी मिट्टी। पूर्वी तटीय मैदान में कौन कौन सी झीलें स्थित हैं? चिल्का झील है, कोल्लेरू है एवं पुलिकट लैगून झील। उड़ीसा के मैदान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उत्कल का मैदान। आगे दिए हैं पूर्वी तटीय मैदान पर स्थित प्रमुख डेल्टा में संबंधित राज्य। एक तरफ डेल्टा दिए गए, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। तो डेल्टा में है गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में ही है, कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, महानदी डेल्टा उड़ीसा में है, कावेरी डेल्टा तमिलनाडु में है। नोट में दिए गए हैं पूर्वी तटीय मैदान को उत्तर पूर्वी मानसून तथा दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों से वर्षा की प्राप्ति होती है। पूर्वी तटीय मैदान की नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। आगे दिए गया है कि भारत के प्रमुख पठार। तो इसमें एक ही धरातल का विशिष्ट स्थल जो अपने आसपास की जमीन से पर्याप्त ऊंचा हो तथा जिसका ऊपरी भाग चौड़ा और सपाट हो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। भारत के प्रायद्वीपीय पठार की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? 600 से 900 मीटर। प्रायद्वीपीय पठार का ढाल किस दिशा में? उत्तर एवं पूर्व दिशा की ओर। भारत की सबसे प्राचीन भू आकृतिक संरचना कौन सी है? प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र की कौन सी
भूक्रिया से सर्वाधिक प्रभावित होता है तो अनावृत्तिकरण से। प्रायद्वीपीय पठार मुख्य तथ्य दिया गया है। इसमें है कि प्रायद्वीपीय पठार कठोर शैलों का प्राचीन भूखंड है। यह त्रिभुजाकार है। इस पठार में अरावली जैसे प्राचीन वलन स्थित है। प्रायद्वीपीय पठार को पठारों का पठार कहा जाता है। तो इसी में जो है प्रायद्वीपीय पठार में ही है दक्कन ट्रैप। तो इसमें दिया गया है कि दक्कन ट्रैप में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? काली मिट्टी का। गोदावरी नदी किस पठारी क्षेत्र से अपवाहित होती है? दक्कन ट्रैप से। सतमाला, अजंता, बालाघाट और हरिश्चंद्र पहाड़ियों का विस्तार किस पठारी क्षेत्र में है? दक्कन ट्रैप में है। कपास के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण पठारी क्षेत्र कौन सा है? दक्कन ट्रैप है। क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से किस पठार का निर्माण हुआ? दक्कन ट्रैप का। इसके बाद है कर्नाटक पठार। इसमें कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है। नोट में दिए गए मलनाड से लगे पूर्व में अपेक्षाकृत कम ऊंचे पठारी क्षेत्र को मैदान कहा जाता है या मैदान कहते हैं। बाबा बुदन पहाड़ियां किस पठार का भाग है? कर्नाटक पठार का। कर्नाटक पठारी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो मुल्यानगिरी यानी कि मूलनगिरी। कर्नाटक के पठारी क्षेत्र में औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को किन नामों से जाना जाता है? तो मैसूर का पठार तथा बंगलुरु का पठार। कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र किस पठार में है? तो मैसूर के पठार में। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती तथा भीमा किस पठार की प्रमुख नदियां? तो कर्नाटक के पठार की। महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। इसमें कर्नाटक का पठारी क्षेत्र धातु खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि अत्यंत महत्वपूर्ण है। बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र लौह अयस्क भंडार की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण है। अब आगे है कि आंध्र या तेलंगाना का पठार। इसमें है कि रायलसीमा एवं तेलंगाना का पठार किन राज्यों में स्थित है? आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में। कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? रायलसीमा का पठार। कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र क्या कहलाता है? तेलंगाना का पठार। सिकंदराबाद एवं हैदराबाद किस पठार के निचले भागों में स्थित है? तेलंगाना पठार। आगे है मेवाड़ पठार। इसमें है कि मेवाड़ पठार का विस्तार किन राज्यों में है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। अरावली पर्वत को मालवा के पठार से कौन सी संरचना अलग करती है? मेवाड़ का पठार। मेवाड़ का पठार किस नदी के अपवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है? बनास नदी के। इसके बाद है मालवा का पठार। इसमें दी मालवा के पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। मालवा के पठार की संरचना किस चट्टान से निर्मित है? बेसाल्ट चट्टान से। मालवा पठार को राजस्थान में क्या कहा जाता है? हड़ौती का पठार। मालवा पठार के उत्तर दिशा में कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो ग्वालियर की पहाड़ियां। मालवा पठारी क्षेत्र किस कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास की कृषि के लिए, क्योंकि यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। चंबल, नर्मदा व तापी नदियां किस पठार की प्रमुख नदियां? मालवा का पठार की। भारत की सर्वाधिक गली या खड्ड अपरदित क्षेत्र कौन सा है? मालवा पठार। इसके बाद है बुंदेलखंड पठार। इसमें है कि ग्वालियर के पठार और विंध्याचल श्रेणी के बीच किस पठार का विस्तार है? बुंदेलखंड के पठार का। बुंदेलखंड पठार का विस्तार किन राज्यों में है? उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। नोट दिए बुंदेलखंड पठार के अंतर्गत मध्य प्रदेश के 8 जिले टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, दतिया, बिरसा, सागर, निवाड़ी तथा दामोह आते हैं और उत्तर प्रदेश के 7 जिले झांसी, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन तथा चित्रकूट आते हैं। बुंदेलखंड पठार में कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानें। बुंदेलखंड के पठार में किस मृदा का विकास हुआ है? लाल मृदा का। बुंदेलखंड के पठार में चंबल नदी के द्वारा निर्मित महाखंडों को क्या कहा जाता है? उत्खात भूमि का प्रदेश। इसके बाद है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? तो झारखंड में है। पश्चिम बंगाल का पुरुलिया जिला किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र के। छोटा नागपुर पठार के उत्तर तथा दक्षिण में क्रमशः कौन से पठार स्थित हैं? हजारीबाग का पठार था, रांची का पठार। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पारसनाथ हिल। छोटा नागपुर पठार की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? स्वर्णरेखा नदी। रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से कौन सी नदी पृथक करती है? जो इस पठारी क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है? दामोदर नदी।
ये जो है रांची के पठार को हजारीबाग के पठार से अलग करती है। छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्व में कौन सी पहाड़ी अवस्थित है? राजमहल पहाड़ी। छोटा नागपुर पहाड़ी क्षेत्र में ग्रेनाइट चट्टान से बनी उच्च स्थलाकृति को क्या कहा जाता है? पाटभूमि कहा जाता है। कौन सा पठार उत्थित संप्राय भूखंड मैदान का उदाहरण है? छोटा नागपुर का पठार। भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार को। पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर में। रांची का पठार उदाहरण है उत्थित पेनी प्लेन का। छोटा नागपुर पठार है एक अग्र गंभीर। इसके बाद है दंड कारण का पठार। तो इसमें है कि दंड कारण क्षेत्र भारत के किस भाग में स्थित है? मध्यवर्ती भाग में। दंड कारण का पठार मुख्यतः किन राज्यों में स्थित है? तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना व उड़ीसा में। महाराष्ट्र में इसका जो है बहुत थोड़ा सा भाग पाया जाता है। दंड कारण पठार में स्थित किस क्षेत्र में टिन धातु पाई जाती है? बस्तर क्षेत्र में। इंद्रावती नदी का उद्गम स्थल है दंड कारण पठार। इसके बाद है मेघालय पठार। इसमें है कि मेघालय पठार किसका भाग है? तो प्रायद्वीपीय खंड का। गारो, खासी, जेंदे तथा मिकिर आदि पहाड़ियों किस पठार में अवस्थित है? तो मेघालय पठार में। मेघालय पठारी क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? लैटेराइट मिट्टी, क्योंकि यहाँ पर जो है बारिश ज़्यादा होती है और बारिश के साथ साथ धूप भी होती है। मालदा गैप की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रायद्वीपीय भारत के संचलन के कारण, धसाव के कारण। छोटा नागपुर का राजमहल पर्वत मेघालय के गारो पर्वत से किसके द्वारा अलग होता है? मालदा गैप के द्वारा। मालदा गैप अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राजमहल गारो गैप। संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग का पठार किसका अंग है? प्रायद्वीपीय भारत का अंग है। आगे दिए गए भारत के प्रमुख दर्रे। इसमें है कि किसी पर्वत या पहाड़ी का वह निचला एवं सकरा भाग जिससे होकर स्थल मार्ग गुजरता है उसे क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? तो पीर पांजाल पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है। श्रीनगर से जम्मू का राजमार्ग NH-44 किस दर्रे से होकर गुजरता है? तो बनिहाल दर्रा से। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे में किया गया है? बनिहाल दर्रा में। यहाँ एक मानचित्र दिया गया है जिसमें है कि भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसमें दिए गए जैसे मिंटेक दर्रा दिया गया है, बुर्जिल दर्रा दिया गया है, पीर पंजाल है, उसके बाद बनिहाल है, जोजिला है, बड़ा लाचा है, सिपकिला है। सिपकिला जो है कि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में है, बाकी जो है जम्मू में थे। इसके बाद जो है माना, नीत, लिपलेख दर्रा, ये सब जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। जिलेपला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में ही है। थाल घाट, भोर घाट महाराष्ट्र में है। पाल घाट जो है केरल में है। इसके बाद है डिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाड है। तुजू दर्रा जो है मणिपुर में है। आगे दिए गया है कि लनकना दर्रा कहाँ स्थित है? ट्रांस हिमालय में। लद्दाख एवं तिब्बत के बीच कौन सा दर्रा संपर्क स्थापित करता है? तो लनकना दर्रा करता है। लनकना दर्रा किसका हिस्सा है? तो अक्साई चीन का है। ये जम्मू कश्मीर का चीन अधिकृत क्षेत्र है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा पर स्थित दर्रा कौन सा है? बुर्जिल दर्रा। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर घाटी तथा भारत के कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से कौन सा दर्रा जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर एवं लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है? जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? जास्का श्रेणी में है। मनाली को लेह से कौन सा दर्रा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा है। ये हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू और लाहौल स्पीति को कौन सा दर्रा आपस में जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले का प्रवेश द्वार किस दर्रे को कहा जाता है? रोहतांग दर्रे को। लिपुलेख दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? कुमाऊं श्रेणी में। उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र को तिब्बत से कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा। कुंगरी भिंगरी या किंगरी भिंगरी दर्रा कहाँ स्थित है? चमोली उत्तराखंड में। कैलाश मानसरोवर यात्रा किस दर्रे द्वारा होती है? नीति दर्रा के द्वारा। महान हिमालय में सतलज नदी द्वारा निर्मित दर्रा कौन सा है? सिपकिला दर्रा। कौन सा दर्रा हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? सिपकिला दर्रा। जेलेपला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में है। हिमाचल प्रदेश एवं कश्मीर लद्दाख को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? बड़ा लाचला दर्रा। कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है? बोमडिला दर्रा। कौन सा दर्रा भारत अरुणाचल प्रदेश एवं म्यांमार मांडले के बीच रास्ता उपलब्ध कराता है? डिफू दर्रा।
मणिपुर इम्फाल को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तुजू दर्रा। नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिक्किम में। गंगटोक एवं ल्हासा भारत चीन के बीच कौन सा दर्रा संपर्क मार्ग स्थापित करता है? नाथुला दर्रा। इसके बाद है सन 1962 के भारत चीन युद्ध के बाद नाथुला दर्रा को बंद कर दिया गया था, परंतु सन 2006 में इसे पुनः खोल दिया गया। यहाँ दर्रों की सूची दी गई है कि पश्चिमी घाट पहाड़ियों में स्थित दर्रे हैं। दर्रा दिया गया, राज्य दिया गया, तो सेनकोटा दर्रा केरल में है, थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है, पालघाट दर्रा केरल में है, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। इसके बाद दर्रा दिए गया है, राज्य दिए गए हैं, उसके मार्ग दिए गए हैं जो दर्रे मार्ग प्रदान करते हैं। चांगला दर्रा लद्दाख में है, भारत चीन के बीच। लनगना दर्रा लद्दाख में, भारत चीन। जाराला दर्रा लद्दाख में, भारत चीन के मध्य है। खारदुंगला दर्रा लद्दाख भारत चीन के बीच ये जो है मार्ग प्रदान करता है। काराकोरम दर्रा लद्दाख में है, भारत चीन। देवसांगला जम्मू कश्मीर में है, भारत चीन। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर एवं जम्मू। पीर पंजाल जम्मू कश्मीर में है। बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर और गिलगित के बीच रास्ता प्रदान करता है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश मनाली ले। शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश, भारत शिमला एवं चीन तिब्बत के मध्य। बाड़ा लाचला दर्रा हिमाचल प्रदेश, लेह मनाली के मध्य। माना उत्तराखंड में है, भारत चीन के मध्य रास्ता प्रदान करता है। नीत उत्तराखंड में है, भारत चीन। मुलिंगला दर्रा उत्तराखंड में है, भारत चीन के मध्य। दीपू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के मध्य मार्ग प्रदान करता है। पांगसाउ दर्रा अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश ल्हासा के मध्य जो है मार्ग प्रदान करता है। तुजू दर्रा मणिपुर में है, मणिपुर म्यांमार के मध्य जो है रास्ता प्रदान करता है। इसके बाद है उत्तर भारत का विशाल मैदान। इसमें एक उत्तर भारत के मैदान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 7.8 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व का सर्वाधिक जलोढ़ निक्षेपित मैदान कौन सा है? उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत के मैदान की ढाल किस प्रकार की है? अत्यंत मंद है। उत्तर भारत के विशाल मैदान का सर्वाधिक भाग किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। आगे है भाबर का मैदान। इसमें है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? भाबर। भाबर मैदान का विस्तार कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक। भाबर मैदान की चौड़ाई कितनी है? 8 से 10 किलोमीटर। भाबर मैदान की ऊंचाई कितनी है? 200 से 300 मीटर। शिवालिक का जलोढ़ पंख किस मैदान को कहा जाता है? तो भाबर के मैदान को कहा जाता है। इसके बाद है तराई का मैदान। तो भाबर प्रदेश के दक्षिण में किस मैदानी क्षेत्र का विस्तार है? तराई क्षेत्र का। तराई मैदान की चौड़ाई लगभग कितनी है? तो 10 से 20 किलोमीटर। नोट में दिया गया है तराई के मैदान में महीन कंकड़, पत्थर, रेत तथा चिकनी मिट्टी का निक्षेप पाया जाता है। तराई क्षेत्र में भाबर की लुप्त नदियां पुनः सतह पर जीवित हो जाती हैं। तराई के मैदान जो है घने वनों से ढका हुआ है। इसके बाद है बांगर का मैदान। इसमें है कि बांगर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी से निर्मित है? तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी से। बांगर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? तो पंजाब एवं उत्तर प्रदेश में। बांगर मैदान के कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण मृदा की ऊपरी सतह पर नमक की सफेद परत जम जाती है। इन्हें क्या कहा जाता है? रेत अथवा कलर कहा जाता है। बांगर मैदान में अपर्दन के कारण उभरी ककड़ीली मिट्टी को क्या कहा जाता है? भूड़ कहा जाता है। इसके बाद है खादर का मैदान। तो खादर का मैदान किस प्रकार की मिट्टी द्वारा निर्मित है? नवीन जलोढ़ मिट्टी के द्वारा। खादर के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल। खादर भूमि की मृदा में नमी धारण करने की क्षमता का प्रमुख कारण क्या है? तो चीका की अधिकता है। पंजाब में खादर मैदान को किस नाम से जाना जाता है? बेट नाम से। नोट में दिए गए खादर मैदानी क्षेत्र की कृषि कार्य हेतु बहुत उपजाऊ होता है। खादर प्रदेश नदियों के निचले हिस्से में स्थित है, जिस पर बाढ़ के समय जलोढ़ की नई परत जम जाती है। खादर मैदानी क्षेत्र जो है गेहूं, चावल, जूट, तिलहन, दलहन, गन्ना आदि की कृषि के लिए प्रसिद्ध है।
इसके बाद है डेल्टा क्षेत्र। इसमें है कि डेल्टा के मैदानों में उच्च भूमि को क्या कहा जाता है, चार कहा जाता है। डेल्टा मैदान का विस्तार है किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो निचली गंगा घाटी पश्चिम बंगाल में। इसके बाद है पंजाब का मैदान। तो सिंध तथा इसकी सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास तथा सतलज के द्वारा निर्मित मैदान को क्या कहा जाता है, पंजाब मैदान। पंजाब की पुरानी जलोढ़ मिट्टी यानी बांगर को क्या कहा जाता है, तो वेटलैंड या अनुर्वर भूमि कहा जाती है। पंजाब के पर्वत पदीय मैदान में नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित भूमि को क्या कहते हैं, चास या चोट कहते हैं। आगे दिए पंजाब मैदान के दो आब क्षेत्र। इसमें दिए गए दो नदियों के मध्य स्थित भूमि को क्या कहते हैं, दोआब कहते हैं। इसमें दिए गए दोआब दिया गया है, नदी दी गई है। तो जो बाहरी दोआब है ना, ब्यास और रावी के मध्य है। सिंधु सागर दोआब झेलम, चिनाब एवं सिंधु के मध्य। चास दोआब चेनाब एवं झेलम के मध्य। रचना दोआब रावी एवं चिनाब के मध्य। विश्व दोआब ब्यास एवं सतलुज के मध्य। ब्यास एवं रावी नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है, बाहरी दोआब। रावी एवं चेनाब नदियों के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है, रचना दोआब। झेलम, चिनाब एवं सिंधु नदी के मध्य कौन सा दोआब स्थित है, सिंधु सागर दोआब। चिनाब एवं झेलम नदी के मध्य कौन सा दोआब क्षेत्र स्थित है, चास दोआब। ब्यास एवं सतलज नदियों के मध्य कौन सा क्षेत्र स्थित है, बिस्त दोआब। इसके बाद है राजस्थान का मैदान। इसमें एक राजस्थान का मैदान था, केंद्रीय उच्च भूमि के मध्य कौन सा पर्वत एक विभाजक रेखा का कार्य करता है, अरावली पर्वत। राजस्थान के मैदान में राजस्थान बांगर और थार मरुस्थल की विभाजक रेखा क्या है, तो 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। राजस्थान बांगर की उर्वर भूमि को क्या कहते हैं, रोही कहते हैं। राजस्थान के मैदान में कृषि हेतु जल संसाधन के लिए किस नहर का विकास किया गया, इंदिरा गांधी नहर का। राजस्थान के मैदान की एक प्रमुख नदी कौन सी है, लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील सांभर झील उत्तर भारत के किस मैदान में स्थित है, राजस्थान के मैदान में। राजस्थान मैदानी क्षेत्र में पहाड़ियों से घिरे केंद्रीय अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं, बालसन कहा जाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गया है कि राजस्थान के मैदान में थार मरुस्थल खनिज तेल, जिप्सम और नमक के भंडार की दृष्टि से भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। राजस्थान मैदान का एक बड़ा भाग बालुका स्तूपों से ढका हुआ है। आगे दिए गए गंगा का मैदान। तो इसमें एक गंगा के मैदान का विस्तार मुख्यतः किन राज्यों में है, तो उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल में। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा निर्मित मैदान को तीन भागों में बांटते हैं, जैसे ऊपरी गंगा मैदान पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य गंगा मैदान पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार, निम्न गंगा का मैदान पश्चिम बंगाल में है। ऊपरी गंगा के मैदान का पश्चिमी भाग क्या कहा जाता है, रूहेलखंड का मैदान कहा जाता है। ऊपरी गंगा मैदान का पूर्वी भाग किस नाम से जाना जाता है, अवध का मैदान। गंगा के मैदान में जहां तहां गर्त पाए जाते हैं, इन्हें पटना तथा मोकामा के निकट क्रमशः किन नामों से जाना जाता है, जल्ला तथा टाल। जलपाईगुड़ी तथा दार्जिलिंग जिले का पर्वतीय तथा तराई का क्षेत्र क्या कहलाता है, दुआर कहलाता है। कुछ विशेष तथ्य दिया गया है कि गंगा के मैदान की रचना एक अग्र गर्त में हुई है। मध्य गंगा के मैदान में गोखर झील जो है बहुतायत में पाए जाते हैं, क्योंकि इस भाग में नदियां विसर्प रूप में बहती हैं। आगे जो मैदान है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो हिमालय पर्वत एवं मेघालय के पठार के मध्य कौन सा मैदानी क्षेत्र पर अवस्थित है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। ब्रह्मपुत्र मैदान में किन फसलों की कृषि की जाती है, चावल तथा पटसन की। ब्रह्मपुत्र के मैदान का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है, असम में है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है किस मैदानी क्षेत्र में स्थित है, ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्र में है। आगे दिए भारत की प्रमुख घाटियां। इसमें है कि कश्मीर, नुब्रा तथा सुरू घाटी किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में। कौन सी घाटी हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, तो मार्ग उपलब्ध कराती है, मरखा घाटी लद्दाख में। महान हिमालय पीर पंजाल श्रेणी के मध्य कौन सी घाटी स्थित है, कश्मीर घाटी। सियाचिन हिमनद से निकलने वाली नुब्रा नदी कौन सी घाटी निर्मित है, नुब्रा घाटी। हिमाचल प्रदेश के अंतिम गांव चितकुल को मार्ग प्रदान करने वाली घाटी कौन सी है, किन्नौर घाटी। हिमाचल प्रदेश में स्थित किस घाटी को बासपा घाटी के नाम से भी जाना जाता है, सांगला घाटी को। हिमाचल प्रदेश में छोटा यूनान के नाम से प्रसिद्ध घाटी कौन सी है, मालना घाटी। धौलाधार एवं पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी अवस्थित है, कुल्लू घाटी।
लाहुल, पंगवाला और भोटिया जनजातियां किस घाटी क्षेत्र में निवास करती हैं? पांगी घाटी में। बौद्धों का प्रसिद्ध ताबो मठ किस घाटी में स्थित है? स्पीति घाटी, हिमाचल प्रदेश में। चंद्रभागा नदियां किस घाटी से होकर प्रवाहित होती हैं? लाहुल घाटी। प्रमुख सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल धर्मशाला किस घाटी में स्थित है? कांगड़ा घाटी में। शिवालिक हिमालय एवं लघु हिमालय के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? दून घाटी। कौन सी घाटी हिमालय के अंदर घाटी का उदाहरण है? दून घाटी। नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। कौन सी घाटी हॉट स्प्रिंग के नाम से जानी जाती है? यूथांग घाटी। आगे दिए गए घाटी दिए गए हैं और कौन से राज्य में स्थित है वो दिए गए हैं। तो मरखा घाटी लद्दाख में है, कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है, नुब्रा घाटी जम्मू कश्मीर, सुरू घाटी जम्मू कश्मीर, किन्नौर घाटी हिमाचल प्रदेश, पार्वती घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश, मालना घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश, पांगी घाटी हिमाचल प्रदेश, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित है, लाहौल घाटी हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश में है, चंबा घाटी जो है हिमाचल प्रदेश में है, दून घाटी उत्तराखंड में है, फूलो घाटी उत्तराखंड में है, सोर घाटी उत्तराखंड में है, नेलांग घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जोहर घाटी उत्तराखंड में है, धर्मा घाटी उत्तराखंड में है। इसके बाद न्योरा घाटी जो है पश्चिम बंगाल में है, चुम्बी घाटी सिक्किम में है, यूथांग घाटी जिसको हॉट स्प्रिंग कहते हैं वहाँ स्थित है, सिक्किम में है, जुकू घाटी नागालैंड में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, कंबम घाटी तमिलनाडु में है, शांत घाटी केरल में है जिसको साइलेंट वैली भी कहते हैं। इसके बाद है भारत के द्वीप समूह। इसमें है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। कौन सा द्वीप युग्म 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी कि 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक की जाता है? तो अंडमान एवं निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों एवं टापुओं की कुल संख्या लगभग कितनी है? 572 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? तो पोर्ट ब्लेयर। अंडमान किन द्वीप समूह का भाग है? तो उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, दक्षिणी अंडमान है, लिटिल अंडमान है। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा अवस्थित है? तो डंकन पास। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सर्वाधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है? सैंडल पीक है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की पर्वत चोटियां दी गई हैं। तो चोटी दी गई है, ऊंचाई मीटर में दिया गया है, अवस्थिति दी गई है। तो सबसे ऊंची जो चोटी है सैंडल चोटी जो है 732 मीटर उत्तरी अंडमान में है। माउंट थ्रिलर जो है 642 मीटर ग्रेट निकोबार है। ग्रेट निकोबार जो है ये सबसे दक्षिण में स्थित है। माउंट डियोवली 515 मीटर मध्य अंडमान में है। माउंट कोयोक 460 मीटर दक्षिणी अंडमान में है। माउंट हैरियट 361 मीटर दक्षिणी अंडमान में। इसके बाद है कोको स्टेट अलग करता है, ये अलग करता है अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप समूह से। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ है? बैरन द्वीप का। बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में है, अंडमान सागर में। उत्तरी अंडमान के पूर्व में कौन सा एक सुषुप्त ज्वालामुखी स्थित है? नारकुंडम है। निकोबार मुख्यतः किन द्वीपक समूह है? तो कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, लिटिल निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा रिहायशी द्वीप कौन सा है? तो करल्ली द्वीप 0.30 वर्ग किलोमीटर में फैला है। कौन सा चैनल यानी जलमार्ग ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग आता है? 6 डिग्री चैनल। कौन सा इंडोनेशिया का द्वीप भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार के सबसे निकट अवस्थित है? सुमात्रा द्वीप। कौन सा द्वीप समूह टर्शियरी कालीन अराकान यूमा पर्वत श्रेणी के विस्तारित भाग है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थ्रिलर है। बैरन द्वीप पोर्ट ब्लेयर से लगभग कितनी दूरी पर स्थित है? 139 किलोमीटर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो मध्य अंडमान है, 1536 वर्ग किलोमीटर में है। छोटा अंडमान किस जनजाति के आदिवासी प्रसिद्ध है? ओंग जनजाति के। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो लैंडफॉल द्वीप। इंदिरा पॉइंट यानी पिग्मेलियन पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार के दक्षिण में। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियां कौन सी है? जारवा, सैंपेन, सेंटलीज।
वर्ष 2018 में किन द्वीपों का नाम परिवर्तित कर क्रमशः सुभाष द्वीप, शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप कर दिया गया? तो क्रमशः राजद्वीप, नील द्वीप, हैवलाक द्वीप का। इसके बाद जो है द्वीप समूह हम लोग देखेंगे लक्षद्वीप समूह। इसमें दिया गया है कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में है। भारत में कौन सा द्वीप समूह प्रवाल भित्ति उत्पत्ति है? लक्षद्वीप समूह। लक्षद्वीप टापू कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम भारत में है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कुल कितनी है? 36 है। लक्षद्वीप में आबाद द्वीपों की संख्या कितनी है? 10 है। मिनिकॉय लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से कितने अंश जलमार्ग द्वारा पृथक होता है? 9 डिग्री चैनल। कौन सा जलमार्ग चैनल लक्षद्वीप मिनिकॉय को मालदीव से अलग करता है? 8 डिग्री चैनल। कौन सा द्वीप जो है भारतीय तटरेखा के सुदूरवर्ती द्वीप की श्रेणी में आता है? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मिनिकॉय है। 4.80 वर्ग किलोमीटर में फैला है। लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? एंड्रोथ द्वीप यानी केंड्राट, ये 4.90 वर्ग किलोमीटर में है। इसके बाद है अन्य द्वीप। अन्य द्वीप में दिया गया श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश के तट पर। पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से कौन सा द्वीप अलग करता है? श्रीहरिकोटा करता है। भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर अवस्थित है? श्रीहरिकोटा द्वीप पर। कौन सा भारतीय द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? पम्बन द्वीप। राम सेतु आदम ब्रिज किस स्थान से शुरू होता है? धनुषकोडी से। पम्बन द्वीप अन्य किस नाम से जाना जाता है? रामेश्वर द्वीप। पम्बन द्वीप कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन सा है? सालसेट द्वीप, मुंबई का। एलिफेंटा द्वीप किस शहर के पास स्थित है? मुंबई के पास। एक द्वीप पर स्थित भारत का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? मुंबई है। वीरेंद्र सयोधर द्वीप कहाँ अवस्थित है? कच्छ की खाड़ी में है। पीरम द्वीप कहाँ स्थित है? खंबात की खाड़ी में। द्वारका द्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर के तट पर। कोरी क्रीक यानी निवेशिका कहाँ स्थित है? ये कच्छ के रन में। न्यू मूर द्वीप कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अब्दुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। भारत का पहला द्वीपीय जिला कौन सा है? माजुली है। वेलिंगटन द्वीप किस शहर का भाग है? तो कोची शहर केरल का है। गिनीज वर्ल्ड जो है रिकॉर्ड द्वारा 1 सितंबर 2016 को घोषित विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली असम का है। खड़िया बेट एवं अलिया बेट द्वीप कहाँ स्थित है? तो नर्मदा ताप्ती के मुहाने पर। इस तरह हम लोगों का चैप्टर समाप्त होता है। अगला चैप्टर हम लोग अपवाह तंत्र है उसको देखते हैं हम लोग अब।